स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। मिडिल ईस्ट में आज की रात क्या होगा? क्या ईरान पर आज कयामत बरसेगी? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है और पूरी दुनिया की निगाहें इसी ओर टिकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार क्या करने वाले हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले ही ईरान को तारीख पर तारीख देकर अपनी जग हंसाई खूब करा ली है, लेकिन इस बार ट्रंप की धमकियों का असर दिखना शुरू हो चुका है। ईरान के रेल नेटवर्क पर अटैक हो रहा है, खाग में ताबड़तोड़ हमलों की खबर आ रही है और अब ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मंगलवार रात 8 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे वाली ट्रंप की धमकी में वाकई दम हो सकता है। ईरान तैयार है झुकने के लिए नहीं, मर मिटने के लिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से लेकर वहां के नागरिकों तक ने अमेरिका की चुनौती स्वीकार की है। ईरान के हौसले किस कदर मजबूत हैं, इसकी बानगी पेश करती कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे ईरान के समर्थन में म्यूजिशियन अली घमसारी धरने पर बैठे हुए हैं। अमेरिका के हथियारों का जवाब केवल हथियारों से नहीं बल्कि संगीत से दिया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के दमावंद पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी है और ये वही प्लांट है जहां ईरान की आधी बिजली सप्लाई यहां से की जाती है और इसके जवाब में ही ईरानी म्यूजिशियन अली घमसारी इसी प्लांट में उन्होंने रहने का फैसला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हथियारों का जवाब संगीत से कैसे दिया जा रहा है। हालांकि ईरान को भी अब इस बात का आभास हो चुका है कि अमेरिका बड़ा प्रहार करने वाला है। इसके लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार भी है। ईरान के एक मंत्री अली रेजा रहीमी ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो मानव श्रृंखला बनाकर ईरान के पुल के पास खड़े हो जाएं ताकि अमेरिका की मिलिट्री फोर्स उन पर अटैक ना कर पाए। ईरान भले ही कवच तैयार कर रहा है, लेकिन अल्प विराम के बाद बढ़ते प्रहार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आज की रात कुछ बड़ा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद किसका मंगल भारी? किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों पर अटैक का अधिकार आखिर ट्रंप और नेतन्याहू को किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप की इस चेतावनी में आखिर कितना है दम? क्या ईरान पर सचमुच आज बरसेंगे बम? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा दे। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक के बाद एक कई बार धमकियां दी हैं और ये देखिए ईरान के समर्थन में कैसे म्यूजिशियन उसी प्लांट पर बैठे हैं। वो संगीत भी सुन लीजिए जिसके जरिए ये एक नया मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश संगीतकार के द्वारा की जा रही है। सुनिए। तो देखा आपने किस तरीके से हथियार और बमबारी का जवाब संगीत के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा मैसेज दुनिया को ईरान दे रहा है कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। और इस लड़ाई में केवल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि हथियारों का जवाब संगीत से किस तरीके से दिया जा रहा है ये भी देख लीजिए। कयामत की रात होने वाली है ईरान में, क्या आज की रात, और किसका मंगल कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ घंटों में ही कई बार ईरान को चेताया है, फाइनल धमकी दी है ईरान को कि अब पाषाण युग वापस आएगा। एक और नया पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर किया है, जिसमें लिखा है कि सभ्यता का अंत होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक के बाद एक धमकी। और मसूद पेजेश्कियन राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनका ये पोस्ट देखिए जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम तैयार हैं, हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं और हमारे नागरिक भी हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के टाइम जोन के मुताबिक रात 8 बजे अटैक करने की चेतावनी, धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। मंगलवार रात 8 बजे का समय। ईरान के समय की अगर बात की जाए तो सुबह के 3:30 बज रहे होंगे, जब लोग सो रहे होंगे। उस वक्त अमेरिका ये बड़ा अटैक करने की
कोशिश में है ईरान के ऊपर, और इसकी जो तस्वीरें हैं बानगी वो लगातार सामने आ रही हैं। किस तरीके से रेल नेटवर्क्स को ध्वस्त करने की तस्वीरें हमने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक किए जा रहे हैं इसराइल के द्वारा। इसराइल ने पहले ही अमेरिका को चेताया था कि आज, माफ कीजिएगा, ईरान को चेताया था कि आज ईरान के नागरिक जो हैं वो रेल में सफर ना करें, क्योंकि हम बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, और वो सही साबित होता हुआ भी नजर आया। 2 नागरिकों की हमले में मौत हुई है। ईरान का रेल नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो 10 से ज्यादा रेल नेटवर्क्स पर अटैक इसराइल के द्वारा किए गए हैं। ट्रेनों का संचालन इस वक्त पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो आम मासूम पब्लिक है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अटैक न केवल मानवीय दृष्टिकोण से बेहद निंदनीय है, बल्कि अगर हम वॉर पॉलिसीज की भी बात करें तो वो कहीं भी इसका जिक्र नहीं करती हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करिए, आप आम जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट करिए। इसके विरोध में ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां म्यूजिशियन जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं उसी प्लांट पर जहां पर अमेरिका ने बम बरसाने की धमकी दी है। B-2 बॉम्बर्स जैसे खतरनाक हथियार अमेरिका के पास, और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी हालांकि पहली बार नहीं आई है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसका अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेता रहे हैं कि मंगल भारी होने वाला है ईरान के ऊपर। आज की रात क्या कयामत बरसेगी? डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक जो पोस्ट आ रहे हैं, जो उनके बयान बीते कल जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, स्पीच दी, और अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान के नागरिक खुद चाहते हैं कि हम पर अटैक हो, वो इसके लिए तैयार हैं। रेजिम चेंज की बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। हालांकि अगर ताज़ा बाइट्स की बात की जाए, बयानों की बात की जाए, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जंग जल्दी खत्म हो सकती है, सैन्य मकसद मूलतः पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल JD वेंस के इस बयान से ही उठ रहा है कि अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए गए हैं, अचीव कर लिए गए हैं, तो ट्रंप ईरान की तबाही में आखिर क्यों लगे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? तो चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। मनमोहन अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अनुपम मिश्रा जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों ही खास मेहमानों का। अनुपम तिवारी जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। किस तरीके से आप डोनाल्ड ट्रंप की एक के बाद एक इन धमकियों को देख रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया हो मंगल भारी होने वाला है क्या ईरान का। क्या आज कयामत की रात है, ये माना जाए? उसका आप व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो ही सकती, तो भले ही वो देश स्टोन एज में ना जाए, लेकिन कई दशक पीछे चला जाएगा अगर इस तरह का एक हैवी बम्बार्डमेंट देखने को मिलता है, हैवी अटैक देखने को मिलता है। अनुपम तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लौटूंगी आपके पास। मनमोहन अग्रवाल जी, पहला रिएक्शन आपका इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकी देते हुए देखे गए, और अब तो सीधे सीधे ये कह दिया है कि रात 8 बजे ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, पाषाण युग लौट आएगा। देखिए, ये राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, लगातार ये युद्ध जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा, 48 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा। इजराइल और अमेरिका को ये अंदेशा नहीं था कि ये इस तरह की ये जो स्थिति है ये ले जा कर के बनेगी और ये लंबा हो जाएगा। 39 डेज हो गए हैं। अब होमोर्ज पर जो जल डमरू मध्य का जो आपका जो समुद्री मार्ग है, ईरान ने वहाँ ले जा कर के लड़ाई को फंसा दिया है। जो पूरी दुनिया के तेल आपूर्ति जो कच्चा तेल है उसका 20% हिस्सा वहाँ से निकलता है। सबसे बड़ी लड़ाई ये इस युद्ध के पीछे जो चल रही है वो तेल पर कब्जा करना है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात जा कर के उठा करके अमेरिका ले आया, उसी तरह से ये चाहते हैं कि ईरान पर भी कब्जा कर लें। ईरान के साथ जो युद्ध जहाँ से शुरू हुआ वो इन लोगों को लगा कि ईरान का युद्ध हमको 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मगर वो ईरान अपनी स्ट्रेटजिकल लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अमेरिका के सामने जो उसकी सैन्य ताकत है वो उतनी भारी नहीं है, मगर वो लगातार जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उसने लगातार उनको ख़त्म किया है, जो खाड़ी देशों में बने हुए थे। अमेरिका को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। और अब उन स्थिति में पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने 10 दिन का समय दिया, फिर 48 घंटे का अल्टीमेट दिया। अब अल्टीमेटली ला करके उन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया कि मंगलवार की रात जो है वो आखिरी रात होगी और पाषाण युग में लौटा देंगे। अब ये एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के जो और दो देश हैं
वो कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। मगर ये जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ये सब चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि ये जबरन किसी मुल्क की आज़ादी को छीनना है, उसके संपत्तियों पर कब्जा करना है, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने अभी और जैसा कि कहा कि ईरान के पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है जितनी अमेरिका और इसराइल के पास संयुक्त रूप से है। लेकिन अगर हौसले की बात की जाए, जिस तरीके की तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने आ रही हैं, जो मानव श्रृंखला की बात हो रही है, जिस तरीके का हौसला इस वक्त ईरान प्रेजेंट कर रहा है, क्या एक नया मैसेज नहीं है ये ग्लोबल? नहीं, देखिए ये आज ये युद्ध के बीच में जो 39 दिन से ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिकल युद्ध वो लड़ रहा है वो ठीक है। उसने इजराइल को भी परास्त किया है। इजराइल नेतन्याहू जो वहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री, वो सामने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो ये मानव श्रृंखला बना करके एक संदेश देने का प्रयास ईरान इस बात को कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के अनावश्यक जो युद्ध तोपा है वो जो मानव है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। मानव पे जैसे ट्रेन के ऊपर आपने हमला कर दिया, 2 लोग मर गए। आप उस तरह की चीज़ जो मानवीय चीज़ें हैं उन पर आप प्रहार करें। B1 ब्रिज को तोड़ दिया, इसी तरह से उनके आपने अब जो ऑयल के जो डिपोज हैं उनको आप तबाह करने में लगे। ये इस तरह से जो अब ईरान जो लेकर के आ गया है कि मानव श्रृंखला बना करके वो पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाह रहा है कि हम मानवीय दृष्टिकोण से अपना रहे हैं, और मगर हम आत्मरक्षा में तो अपना युद्ध करेंगे, दुनिया को दे रहा है। इस बीच शुभंकर और हम अपनी भट्टाचार्य आत्मरक्षा हमारे साथ जुड़ करेंगे। गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत शुभंकर भट्टाचार्य जी। सबसे पहले तो आपका शुभंकर जी, हम लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, बार बार पलटते हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ईरान से ब्रिजेस पर अटैक किए जा रहे हैं, रेल नेटवर्क पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। क्या लगता है आज की रात कयामत आने वाली? देखिए, इस कयामत की तैयारी ईरान जो है पिछले कई वर्षों से करता चला रहा है। क्योंकि इस लड़ाई की जो है, अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई अचानक ईरान ने ले ली और उठा ली इतनी मजबूती से, ऐसा नहीं है। ये एंटिसिपेट ईरान बहुत सालों से कर रहा था, बहुत समय से कर रहा था, क्योंकि उनको पता था कि एक तो वहाँ की पहले ही जो पैलेस्टाइन को लेकर जितना हंगामा आज तक जो चलता चला आ रहा है, इतने दिनों तक जो होता चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम देश है इसको लेके जो सजग नहीं थे, एक ना एक दिन ये होने वाला था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, इट वाज इनएविटेबल एंड देन इट हैपेंड। फाइनली यही चीज होना था, वो एक बटन दबाने की वाली बात थी। हालांकि जो है आज के दिन में कोई भी युद्ध जो है वो बटन दबा के चलाने के मतलब उसी पे तर्ज पर रह गया। शुरुआती देखे तो सिर्फ ड्रोन हमले से चलता था, राइट। बार बार ये जो ट्रंप एक कोट करते थे ना, बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये बूट्स ऑन द ग्राउंड भी आज वो करने के लिए जो अग्रसर हो रहे हैं। क्यों? एक तरीके से आप समझ लीजिए, इस समय डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा परेशान इस बात से है क्योंकि वो धीमे धीमे जो है लोगों की जो उनके जो अपने जो लोग थे उनके पे जो भरोसा है वो भी खोते चले जा रहे हैं। अब जो है ये जो उनका जो अभी तक दुनिया को जो चाहे पाठ पढ़ा रहे थे, अरे अभी खत्म हो जाएगा, अरे हॉर्मुज तो हम रात को खुलवा देंगे। आप स्पेन से मदद मांग रहे थे, स्पेन को जाके कह रहे हैं हम तो जब चाहे तब हम आपकी जमीन इस्तेमाल कर लेंगे, आपका बेस तो हम ऐसे ही इस्तेमाल कर ले सकते हैं। आप दुनिया को दिखा क्या रहे हो? वेनेजुएला के भाई राष्ट्रपति को उठा ले गए, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आप उठा गए रहे हैं, आप पता नहीं कौन से किस तरीके की राजनीति पूरी दुनिया में हो रही है। फिर आप कहते हैं भाई ग्रीनलैंड भी हमको दे दो। वहीं से तो आपने नेटो को खोना शुरू कर दिया, आज नेटो आपके खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल। और धीमे धीमे एक बात समझनी पड़ेगी, अमेरिका इस युद्ध को कोई मुफ्त में नहीं लड़ रहा है। 116 करोड़ के आसपास का रोज का जो है खर्चा है। मैं नुकसान की तो बात गिनी नहीं रहा हूं, नुकसान दूसरी चीज है, खर्चा दूसरी चीज है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उनका, ऑपरेशनल एक्सपेंस इस युद्ध का, वो 116 करोड़ रुपए के आसपास, $12.5 बिलियन पर डे। तो आप समझ लीजिए कि 116 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए, ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। उसके बाद जो नुकसानें हुई, जो उनके हवाई जहाज गिराए दिए गए, जो उनको मिसाइलों को जो नष्ट कर दिया गया, तो ये उनके साथ भी हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा खर्चा जा रहा है। और क्या ये हिसाब नहीं लिया जाएगा? मैं बार बार याद दिला रहा हूं, मिड टर्म्स है, नवंबर 26 में मिड टर्म्स भी, उनको भी फेस करना है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है, जिसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये समय वो स्थिति बनी हुई है। और इसके लेके जो है अब वो सोच रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दूं तो कम से कम मैं छाती पीट लूंगा, जैसे इराक के टाइम पे किया था। ये कुछ नहीं हुआ, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश से इन्होंने जो सीखना था वो वहां से सीख रहे बैठ के। अरे उन्होंने तो ऐसा किया, यहाँ तो मैं भी ऐसा कर लूंगा। अनुपम तिवारी जी, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। आवाज आ रही है अब आप तक?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया ट्वीट जिसमें वो लिखते हैं कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, एक पूरी सभ्यता जो है वो खत्म होने वाली है। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये माना जाए? देखिए अदिति जी, जिस तरह की बातें चल रही थी और जिस तरह के प्रेडिक्शंस कर पाना बहुत मुश्किल है। वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे या कोई कारपेट बॉम्बिंग करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे जो पहले दुनिया ने कभी ना देखा हो, या कुछ भी नहीं करेंगे, तो कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए ईरान को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। ऐसी कोशिश करी जा रही है जिससे कि ईरान बिना लड़े ही सरेंडर कर जाए। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ईरान भी लड़ने पर आमादा है, ईरान अब छोड़ने वाला है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जो भी बातें हैं और जितनी मैं कहूंगा अश्लील बातें हैं, एक दो उनके जो ट्वीट्स पुराने एक दो दिन के अंदर जो आए जिसमें गालियां भी लिखी हुई थी, वो सब इस तरह की है कि उसमें फ्रस्ट्रेशन ज्यादा लग रहा है। उसमें आप ये देखेंगे कि ये लग रहा है कि जैसे अभी भदौरिया जी ने कहा था किसियानी बेली खंबा नोचे, कुछ उस तरह का फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस युद्ध से वो कैसे निकले और अगर युद्ध में फंसे रहे तो उनको क्या जवाब देना पड़ेगा। तभी आप देखें कि वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि वो अपना एक फेस सेविंग कर सके। आप देखें, बहुत बड़ा उदाहरण है जो अभी रेस्क्यू मिशन चला था। एक पायलट खोया अमेरिका ने और दूसरे पायलट को खोजने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया गया और पूरी दुनिया में फैलाया गया कि 155 अमेरिकी एयरक्राफ्ट हवा में थे एक आदमी को बचाने के लिए। क्या यह संभव है? इसी से पता चलता है कि जो कुछ दिख रहा है वो बिल्कुल हकीकत नहीं है। 155 एयरक्राफ्ट का ईरान की हवा में या उसके आसपास होना यह साफ दर्शा रहा है कि प्लानिंग कुछ दूसरी है। और प्लानिंग जैसे लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद यूरेनियम चुराने की एक प्लानिंग हो सकती है या फिर कुछ और हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करने की प्लानिंग हो सकती है, तो कुछ भी संभव है। और जैसा आपका सवाल था ना कि क्या हो सकता है, तो यह प्रेडिक्ट कर पाना अदिति बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि ये सब करके, ये सारा नाटक करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जगहसाई करा रहे हैं, अपनी जगहसाई करा रहे हैं? जिस तरीके से पहले 10 दिन का अल्टीमेटम, फिर 4 दिन का 48 घंटे का अल्टीमेटम, और अब कह रहे हैं कि भाई आज की रात तो आपके ऊपर बेहद भारी होने वाली है, मंगलवार का दिन तबाह हो जाएगा ईरान, सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो जाएगी। किस तरीके की बयानबाजी है ये? क्या समझा जाए इसे? जो मैंने कहा ना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये दुश्मन के ऊपर लगातार एक प्रेशर क्रिएट करने की एक चरणबद्ध योजना होती है। युद्ध कई फ्रंट पर लड़ा जाता है। जो मिसाइलें चल रही, जो हवाई जहाजों से हमले हो रहे हैं, जो जमीनी हमले हो रहे हैं, उनके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी साथ में चलता है और ये सोच समझ कर फैलाया जाता है। आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जब मार्केट डाउन होती है तो कुछ एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे लगता है कि युद्ध अब रुकने वाला है, तब मार्केट जो बच जाती हैं, कुछ स्टॉक्स वैल्यूज हाई हो जाते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक श्रूड बिजनेसमैन है। वो जो भी सोचते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं और इस युद्ध में वो फंसे भी हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक बिजनेस आइडिया है। अनुपम तिवारी जी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए युद्ध में केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं फंसे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है पूरी दुनिया को वो इस चक्कर में फंसा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल वॉर ब्रेकिंग में। देखिए बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल की वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है ईरान के 130 से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हैं। ये वीडियो जारी करके ईरान की वायुसेना ने दावा किया है। इजरायली वायुसेना ने हमले का फुटेज जारी किया है और ये दावा किया है कि 130 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ईरान के वो नेस्तनाबूद कर दिए हैं। जंग के बीच ये बड़ी खबर, 39वां दिन जंग का, लेकिन वार पलटवार लगातार बरकरार है और जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है वो कम होने की बजाय बढ़ रही है। वापस चर्चा में लौटते हैं। मनमोहन जी, 130 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं, ये दावा किया गया है इजराइल के द्वारा। देखिए, ये जो अभी अनुपम तिवारी जी बात कर रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। एक युद्ध जो हथियारों से लड़ा जाता है, एक युद्ध होता है आपके ट्वीट से लड़ा जाता है, एक साइकोलॉजिकल दिखाने का। अब आज जो इजराइल की तरफ से जो ट्वीट आज अभी जो चल रहा है, अभी हम लोग देख रहे थे, उसमें भी क्या है, 130 एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। यदि 130 तो अभी ईरान कहेगा कि हमने इजराइल के इतने को ख़त्म कर दिया। इजराइल जो आयरन डोम कहता था, उन देखिए तमाम उसके बाद भी इजराइल के कहाँ, ईरान ने तबाह करके रख दिया इजराइल को। उसके हवी जो तेल अवीव है उसका आप देखिए तहस नहस हो गया है।
तो ये एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है ये बनाने का, मुझको भी लगता है कि 130 एयर डिफेंस सिस्टम को अचानक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की बात है, झुकाने की कोशिश और की जा रही ये है। ईरान अपनी जगह पे लगातार, अब आप देखिए कि जो F-35 अमेरिका का सबसे एक वो माना जाता है जिसको कोई कहते थे कि वो रडार किसी रडार पर नहीं आ सकता, उसको यदि ईरान ने मार गिराया, F-15 को मार गिराया, तो आप कहीं भी कहिए वो ईरान स्ट्रेटेजिकली ये युद्ध को लड़ रहा है और अमेरिका और इजराइल दोनों से बराबर लड़ रहा है, और वो लगातार इस सब पर युद्ध में अभी तक देखा जाए तो वो अपने संसाधनों जो भी लड़ रहा है वो भारी है। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। अब आज एक साइकोलॉजिकल ले आए हैं कि इजराइल ने 130 लिया, अभी ईरान भी कुछ लाएगा कि हमने ये कर दिया, तो एक युद्ध साइकोलॉजिकल भी होता है। अब आप देखिए कि जो होर्मुज़ वाला जो है उस पर अभी फिलीपींस के साथ समझौता कर लिया, जो डोनाल्ड ट्रंप की कल धमकी आई है, धमकी से ठीक पहले कई देशों ने ईरान के साथ समझौता कर लिया तेल के लिए, अब उसमें फिलीपींस भी है, और फिलीपींस जो है वो अमेरिका का एक वो उनका सहयोगी देश माना जाता है, मगर अब ईरान जो है वो इस युद्ध में एक ये भी साबित करना चाह रहा है कि हम उन देशों के खिलाफ हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे युद्ध में हैं, उनका सहयोग में खड़े हैं। हम उन देशों के खिलाफ नहीं हैं जो कि हमारे साथ युद्ध में नहीं हैं, तो उन देशों के लिए वो अपना वो भी खोल दे रहा है। बाकी के लिए उसने ये भी है कि हम पेनल्टी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वार भी है और उसमें ये चल रहा है, मगर ईरान जो है वो अपने जो सीमित संसाधन है उसको लेकर के कर रहा है, और वहाँ की जो आम पब्लिक, आर्मी और जो सबका जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं ईरान के मनोबल को बढ़ा कर रखा है। और अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था एक जो म्यूजिशियन है, वो आप देखिए क्या संदेश दुनिया को दे रहे हैं कि एक बुद्ध की धरती जैसे कहा जाता है, भारत बुद्ध की धरती है वो कहा जाता है, उसी तरह से वो भी अपना दे रहे हैं। अनुरागी जी अपना लेके के बैठे हैं कि जाइए हम लोग शांत प्रिय देश, हम लोग शांत प्रिय चाहते हैं, और वो भी ऐसी जगह पे जिसको कि अमेरिका विनाश करना चाहता है, अमेरिका तबाह करने की धमकी ये भी एक ऑलरेडी दे मैसेज चुका है है पूरी दुनिया को कि देखिए हम शांति से चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। अभी ट्रंप ने अपना जो भी नेगोशिएशन का एक प्रस्ताव भेजा उसको ईरान ने डिनाइल कर दिया, उसमें कहा गया नहीं हमारी शर्तें ये हैं, ये होना चाहिए। होर्मुज़ वाले में उन्होंने कहा कि हम तब तक ये टैक्स लेंगे कि जो हमारे युद्ध में खर्चा हुआ है उसकी भरपाई वहां से हो जाए। तो वो अपनी चीजों को लेकर चला, और अमेरिका की जो बात अभी पहले कही थी, सुरक्षा कवच क्रिएट करके पूरे शिद्दत के साथ, ताकत के साथ युद्ध के मैदान में है, कोई दो राय नहीं है। शुभांकर भट्टाचार्य जी, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने हैं, ब्रिजेस को निशाना बनाया जा रहा है, रेल नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है, क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि अब ये युद्ध जो है वो एक नॉर्मल वॉर की बजाय सिविलाइजेशंस को तबाह करने पर उतारू हो चुका है? किस तरीके से आम नागरिकों की मौत हो रही है ईरान में? देखिए अदिति, ये बात तो कुछ नहीं रह गई। जब आपका युद्ध की जब आपकी शुरुआत ही होती है एक स्कूल पे बॉम्बिंग करके, आप बच्चों को मार के गिराते हैं, उससे आप मतलब इससे ज्यादा मतलब यू जस्ट बिहेविंग लाइक सैवेजेस, इससे ज्यादा जंगली पने की बात और क्या हो सकती है? आप यहाँ पे रेल लाइन और इसकी बात कर रहे हैं, आप जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो बहुत बाद में आती है साहब, आप बच्चों तक को आप वहां पे जो है केंद्रित करके मार रहे हैं। अभी मैं इस बात को मैं पहले कहने जा रहा था कि अभी उनके पास एक बॉम्ब है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं BLU-14B। ये है जिसको कहते हैं कि ब्लैकआउट बॉम्ब। ब्लैकआउट बॉम्ब जो होता है वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑफेंस ना होके भी वहां के जो पावर ग्रिड्स को उनको टारगेट करता है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपल्स को ज्यादा ये स्टिमुलेट करता है, और उसके माध्यम से वहां के पावर सेक्टर को पूरा, कोई अंधेरा छा जाएगा, बिजली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो नेचुरली जो है आपका ऑपरेशंस होता है, वॉर ऑपरेशंस में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। ये लेकिन जब खत्म होता है उसके साथ साथ वो सेवाएं भी खत्म हो जाती हैं, जिसके माध्यम से आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके छोटे छोटे जो है वहाँ पे जो है खाने पीने की जो सुविधाओं के जो है सिस्टम चल रहे हैं, जो रिफैक्टरिंग के जो यूनिट्स हैं वो चल रही हैं, ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं। ये ऑलरेडी ये बॉम्ब पहुँचा दिया गया है, तो इसका मतलब इसको यूज़ करने का प्लान तो बन चुका है, पहली बात। अब देखने वाली बात यह है, पहली बात मैं जानना चाहूँगा जरा अदिति, कोई बताए मुझे ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं कौन और कर क्या रहे हैं? ये एंटोनियो गुटेरेस के बारे में लोग ने पढ़ना क्या बंद कर दिया है, या इनसे सवाल पूछना बंद कर दिया है, इनको आजकल स्क्रीन पे लाना बंद कर दिया है? थोड़ा सा पूछा तो जाए भैया, पोर्तुगाल आप छोड़ के आ चुके हो, अब थोड़ा तो देखो,
कहीं तो सामने आओ। और ये चीजें मैं बता रहा हूं, मतलब जब से हम लोग बहुत निंदा करते थे, क्योंकि जिस समय हम लोगों ने जब कोविड देखा था, तब उस समय जो है चाइनीज एक सेक्रेटरी जनरल बैठे थे, राइट। मैं बुन किंगजुंग की बात कर रहा हूं। अब सोचिए, उनको आपने बैठा रखा था तो आप लोगों को बहुत आपत्ति थी, बड़ी बड़ी बातें होती थी कि अरे ये देखिए, ये तो चाइना को ये जो है वो कर रहा है, जबकि पूरा पूरा जो है ये चाइना का खेल हो सकता है, ये सब बोला जाता था। लेकिन आज क्या कर रहा है? आज पोर्टुगल चुप बैठा हुआ है, पोर्टुगीज एक सेक्रेटरी जनरल है, वो इस माध्यम में कुछ नहीं बोल रहा। आज मतलब जब टाइम था, अब जब यूरोपियन यूनियन को खुल के आना चाहिए, अब यूरोपियन यूनियन बोले ना कि हम लोगों ने ये जितने जो ट्रीटीज जो साइन करके बैठे हुए थे, वो ट्रीटीज को आपने कहां छोड़ा है साहब? कुछ तो मर्यादा छोड़ते। अब देखिए, इसका जवाब ऐसे नहीं जाने वाला। ऑलरेडी जो है कोरियन वॉरफेयर अब सामने आने लगा है। ये मत भूलिए, नॉर्थ कोरिया भी आगे बढ़ने की अब बात कर रहा है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है, देखिए अगर भाई आग हमारे अगर बॉर्डर तक आएगी तो हमको अपना सेफगार्ड करना पड़ेगा। बोल रहा है ना, आज खुल करके बोल रहा है ना। साउथ कोरिया इसके ऊपर से कोई चुप्पी साधे बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है। अब वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं लड़ रहे, तो कुछ चीजें जो है अब लोगों को एकत्रित करना शुरू कर रही हैं। ये पीछे का ये सिस्टम पूरा शुरू हो चुका है। चाइना खुल के कह रहा है कि अगर मामला अगर इससे ज्यादा अधिक बढ़ता है तो हो सकता है हम लोग को बीच में आना पड़े। बीच में आना पड़ेगा का मतलब, आज पुतिन ये चीज कह रहे हैं कि साहब जो चीज आप हमको सिखा रहे थे, इंडिकेशन शुभंकर जी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। अदिति, पिछले शो में ही शायद मैं कह रहा था, इसी बात को कह रहा था कि देख लीजिएगा मैटर बहुत जल्दी इस मामले पर आ चुका होगा। अब इस बात को कह रहे हैं कि अब तो इसको किसी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। और देखिए, हमारे एडवाइजर्स कह रहे हैं कि अगर हल्का न्यूक्लियर पावर भी इस्तेमाल करे तो शायद इससे परहेज नहीं होना चाहिए। अब इसको डरा भी सकते हैं, डरावनी बात भी कह सकते हैं कि भैया हम उनको बैठकर डरा रहे हैं। हालांकि आप डरा किसको रहे हैं? आप जिनके साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, इजरायली बॉर्डर जो साथ में जुड़ा हुआ है, एक बटन दबाने के बाद दूसरे बटन दबाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये सारी जो बातें हैं ना, मतलब हम लोग, मुझे बड़ी मतलब हंसी आती है कि हम लोग पूरा वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से हम लोग आज के दिन में मुंह पे दही जमा के बैठे हैं। अनुपम तिवारी, उतना खुल के यहाँ पे इस समय विरोध नहीं हो रहा है। क्या रोल रह जाता है भाई? यूएनओ की चुप्पी जो है, यूएनओ जिस लिए बनाया गया था, यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो रोल तो अदा करता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है पूरे युद्ध में। देखिए अदिति जी, यूएनओ को अब ऑफिशियली भंग कर देना चाहिए। Exactly. और वो आप देखें प्रैक्टिकली हो भी चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया और बहुत सारे देशों को अपने साथ शामिल किया, वो एक तरह से तिलांजलि थी यूएनओ की। और यूएनओ का कोई मतलब न रह गया था और ना आगे उसकी कोई भूमिका मैं देखता हूँ, क्योंकि यूएनओ को जो चलाने वाले देश हैं, जो वीटो पावर लेकर के बैठे हुए, वही जब दुनिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वही जब दूसरे देशों के ऊपर बड़े बड़े बॉम्ब चला रहे हैं, तो वहां पर यूएनओ किस शांति की बात करेगा? तो अब ये सब बातें बेईमानी है। 21वीं सदी में वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात चल रही, तो वर्ल्ड ऑर्डर निश्चित तौर पर बदलने वाला है। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर दो तरह से बदल सकता है। या तो इस युद्ध को जीतने के बाद ईरान के तमाम ऑयल रिफाइनरी के ऊपर और गैस रिफाइनरी के ऊपर अमेरिका का पूरा कब्जा होने के बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र और सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। उसके पास दुनिया की 80% एनर्जी सोर्सेज का कब्जा हो जाएगा। और या तो फिर अगर इस युद्ध से वो हारता है तो अमेरिका को अपनी जो बादशाहत है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके पास अब कोई और चारा बचेगा नहीं। तो ये युद्ध बहुत कुछ डिसाइड कर देगा कि भविष्य किस तरह का है दुनिया का। और यहाँ पर जो आफत आ रही है, जो जिस तरह की बातें चल रही है, जिस तरह के अटैक्स की संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर वैसा कुछ होता है तो ये बहुत भयावह होगा। ऐसा भयावह होगा जिसको हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर्स में भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए बेहद भयावह, बेहद बड़ी संकट की घड़ी जो है वो करीब आ रही है, ये माना जा सकता है। मनमोहन जी इस वक्त भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो भी अमेरिका में हैं, और जो डेडलाइन है उसकी समाप्ति से ठीक पहले डिनर का कार्यक्रम भी है। क्या मानते हैं आप, क्या इंडिया इसमें कोई भूमिका अदा कर सकता है पीस मेकिंग में? देखिए, बात आ रही है, एक अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देख रहा था, उसमें ये ईरानी जो राजदूत हैं भारत में, उन्हीं का एक मैं पढ़ रहा था, और उसी में उनका ये कहना था कि भारत एक मध्यस्थता की बेहतर भूमिका निभा सकता है। और भारत का जो सुझाव है, जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी कुछ आई हैं। अभी जो हम लोग और चर्चा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, जो धमकी वाली बात, आज अमेरिका में, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप का इतना गंभीर तौर से विरोध हो रहा है। कल का जो उनका ट्वीट आया जिसमें उन्होंने थोड़ा सा इलिटरेट, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको
जो मुस्लिम कंट्रीज़ के उलेमा मौलाना और बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने बड़ा उसका प्रतिकार किया है, बड़ा विरोध किया है, बल्कि अमेरिकी सांसदों ने उसका विरोध किया है और उस पर उन्होंने कहा है कि इनको अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इम्पीच किया जाना चाहिए। 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर 35 देशों में वहाँ 35 प्रदेशों में वहाँ उतरे। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये बात आ रही है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली एक जो थोड़ा ग्रामीण परिभाषा की एक है, डोनाल्ड ट्रंप आज आकर के इस चीज़ में फंस गए हैं कि वो कैसे इस युद्ध से निकलें। अब उसको वो धमका करके या जैसे भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब आप देखिए एक पायलट का रेस्क्यू करने के लिए जिस तरह से उन्होंने किया और उस पर नेतन्याहू ने जिस तरह से रिएक्ट करके और कहा कि बहुत बढ़ाई की अमेरिका जैसे कंट्री के लिए, आप अमेरिका जैसे कंट्री के जहाज़ को उसको मार गिरा रहा है ईरान। ये इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, मैं समझता हूं कि वो बुरी तरह से इस युद्ध में फंस गए हैं और अपने ही मुल्क में वो इस समय चीज़ों में फंसे हुए हैं कि किस तरह से युद्ध को निकाला जाए, इसलिए वो लगातार ये धमकी दे रहे हैं। और समय 28 फरवरी की तारीख को जब खामनेई के ऊपर अटैक करने की पूरी प्लानिंग की गई, जब उसको अंजाम दिया गया, उस वक्त शायद अमेरिका को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ईरान इतनी ज्यादा ताकत के साथ उसका सामना करेगा और झुकेगा नहीं। और आज 39वां दिन है, 40वां दिन कल हो जाएगा। ये युद्ध देखना होगा कि कहां जाएगा, किधर जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है वॉर ब्रेकिंग में। देखिए, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान ने लॉन्च की मिसाइल हमले की नई वेव। IRGC ने युद्ध के नए चरण का ऐलान किया है। इसी के साथ तो देखिए, ईरान झुकने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। फतेह और खैबर शिकन मिसाइलों से अटैक का वीडियो जारी किया है IRGC ने और ऐलान किया है साथ ही पिछले सभी हमलों से दोगुना अटैक होगा। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ट्रंप अमेरिका को तबाह कर देगा, ये कहना है IRGC का, यानी ईरान पूरी तरीके से तैयार है। खैबर मिसाइल्स से अटैक का वीडियो ईरान ने जारी किया है और एक बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को। युद्ध के नए चरण का ऐलान कर दिया है IRGC ने। समझौता किसी कीमत पर ईरान को स्वीकार नहीं है, शर्तों के साथ ही समझौता ईरान करेगा, ये उसने साबित कर दिया है। ईरान का एक नागरिक इस वक्त इस युद्ध में कूद चुका है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का हमने ट्वीट देखा। शुभंकर भट्टाचार्य जी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगी सबसे पहले। देखिए अदिति, एक चीज़ है थोड़ा सा समझना, फिर से मैं बात को वहीं पे ले जाऊंगा कि देखिए, अमेरिका जानता है, देखिए आप ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं, नो डाउट अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो अपनी जो पूरे वेपन सिस्टम है, वो खुद वहाँ पे जो है वेपन मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में एक युद्ध हमेशा चलता आता है और वो युद्ध होता है दो ऐसे, मतलब जिसको कहते हैं कि ट्रेड युद्ध। ये चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ये ट्रेड युद्ध है क्या? सबसे बड़े दो चीज़ों की, दो जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है उसकी, एक वेपन और दूसरा है फार्मा। इसका सबसे बड़ा खेल चल रहा है। फार्मा का युद्ध आपने देख लिया जब कोविड आया। वेपन मैन्युफैक्चरिंग का बार बार आता रहता है। क्या हम लोग अगर खुले दिमाग से सोचें, जो मेजर जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं वो एक्चुअली पैसा बनाते कैसे हैं, तो आप इसके पूरे पीछे का जो खेल है वो आपके आंखों के सामने खुल के आ जाएगा। क्या कारण है इजराइल के पीछे इतना ज्यादा अमेरिका एकदम मरा जा रहा है इजराइल को जिताने के लिए? अरे बाप रे, इजराइल के लिए आज उसका जो है दिल टूटा जा रहा है बिल्कुल। ऐसा क्या है? कारण सिर्फ एक ही है। आप पूरा एक जियोपॉलिटिकल पूरा एक सिचुएशन देखिए ना। हम लोग खुद उस कहते हैं ना सिचुएशनशिप, हम लोग सब एक सिचुएशनशिप में फंसे हैं। और सिचुएशनशिप है क्या? आपके यहां पे पुलवामा का अटैक होता है, दो आतंकवादी घुसते हैं, ये तो एक चीज हो गई। उसके हाथ में वेपन कौन सा है जरा बताइए? किसने बनाया? भारत ने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया? किसने बनाया? वो किसका बनाया हुआ वेपन है जो इस्तेमाल हो रहा है? तालिबान का जो होता है, अफगानिस्तान का युद्ध होता है, किसका वेपन यूज हुआ था? कौन से दो राष्ट्रों का वेपन यूज हो रहा है? वो वेपनरी, वो एक एक गोली किस जगह की हो रही है, वो गोलियां खरीदी कहां से जा रही है, वो मिसाइल कहां से खरीदा जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां से हो रहा है? ये जो पूरा जो युद्ध की प्रणाली है, ये बराबर बहुत दशकों से जो है हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत ऊपर के रखा जा रहा है, ताकि चंद लोग अपना राजनीतिक जो उनका जो एजेंडा है उसको साध सके। मोटी मोटी बात। अब यहां पे खेल ये चीज आ जाती है कि जब तक इसको साधना, पहले तो दूसरे देश नहीं कूद रहे थे, क्या फर्क पड़ता है?
रशिया यूक्रेन का युद्ध में कितने लोगों को आपने एक्टिवली कुछ बोलते देखा? क्योंकि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था दादा, आपके पास कोई पेट्रोल और किसी गैस वैस की कोई किल्लत नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग लोगों को मरने दे रहे थे। लोग तो वहां भी मर रहे थे साहब, लेकिन हम लोग को फर्क पड़ा था क्या? आज फर्क पड़ रहा है। गैस आना बंद हो गया, हम लोग को फर्क पड़ने लग गया। पेट्रोल आना बंद हो गया, हम लोग को फर्क पड़ने लग गया। मेन बात यह है, मुद्दा यह है कि साहब हमको युद्ध से फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी सुविधाओं से फर्क पड़ता है। जहां आपकी सुविधाओं पे अगर रोक लग गई तो आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अमेरिका में भी ऐसे ही लोग, क्या यही तो कारण था 8 करोड़ लोग सड़क पर क्यों उतर आए? किसके खिलाफ उतरे? ईरान के खिलाफ? जी नहीं, वो अपने ही राष्ट्र नेता के खिलाफ उतरे हैं, उनके खिलाफ बोले कि बस करो यार, बहुत हो चुका है, कब तक मेरे टैक्स के पैसे से तुम अपना राजनीतिक अपना इरादा साफ करोगे? अब बस करो। लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। बात इतनी सी है कि उस राजा के आस पड़ोस में जो उसके जो एडवाइजर्स हैं, उसके जो सलाहकार हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बैठ करके राजा को वही बार बार कह रहे हैं ना, बहुत एक अच्छी बात कही गई थी कि स्टॉप शोइंग दैट पिंक पिक्चर टू योर बॉस। वही हो रहा है यहाँ पे, उसको बड़ी गुलाबी चित्र दिखाया जा रहा है। अरे चिंता न करो, अब तो अरे ईरान खत्म हो चुका है, अरे ये तो ईरान खत्म हो जाए, अरे हम तो लोग चाहे 1 सेकंड में खत्म कर देंगे, और इसी की होड़ लगी हुई है। व्हाट आफ्टर फिनिशिंग ईरान, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे खत्म होगा बात छोड़ दीजिए, क्या इजराइल के बम से खत्म हो रहा है कि यूएस की बम से खत्म हो रहा है? पहले ये दावा किया जा रहा था कि भाई वो तो न्यूक्लियर संपन्न देश बनना चाहता है, हम उसको नहीं बनने देंगे और इस वजह से हम अटैक कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि रिजिम चेंज का पूरा खेल है। फिर ये माना जाने लगा कि नहीं भाई साहब, तेल का पूरा खेल है। आखिर खेल है किस चीज का? और अभी देखिए जेडी वेंस का बयान अभी हाल ही में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं तो फिर ये तबाही किस लिए? अच्छा, अगर अदिति, सबसे बड़ी बात है, अगर आपका, देखिए आप लोग चाहते थे रिजीम चेंज, वो तो पहले ही हो गया। आपको दिक्कत आयतुल्ला खुमैनी के साथ वो तो मर ही गया भाई, वो तो मर अच्छा, गया। अब सेकंड लाइन आपको ना 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 ये भी नहीं चलेगा, ये तो मेरा पिट्ठू नहीं बनेगा, ना ना ये हमको मंजूर नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईरान क्या गलत मांग कर रहा है? वो यही तो कह रहा है कि भाई आप हमारा जितना नुकसान कर चुके हैं इसकी भरपाई कौन करेगा? तुमने तो अपने सारे वो साथ लिए, हॉर्मुज खोल लो, ये खोल लो, वो खोल लो, सब कुछ तो हो गया, रिजीम चेंज कर लो, सब कर दिया। व्हाट अबाउट आवर लॉसेस? तो उसकी आज मांग कहां गलत हो रही है? इसलिए आज के दिन में साहब ये देखिए, हम जितने भी जगह से, मैं तो आप चाहे अल जजीरा से लेके आप बीबीसी देख लीजिए, हर जगह कहीं पे कोई भी आज ईरान ज्यादा हीरोइक नजर आ रहा है। और हीरो इसलिए इस वॉर का हीरो नजर आ रहा है क्योंकि इसको अमेरिका ने खुद बैठ के बनाया। अब तक ये नौबत नहीं आई थी। आपने पूरे दुनिया का जो सिंपैथी जो है वो उठा के ईरान के गोद में आपने दे दिया है। तो अब पूरा जियोपॉलिटिकल खेल तो यहां से बदल ही चुका है। भाई मैंने भी तो वही बोला तो इसलिए वर्ल्ड वॉर जो बहुत हाइप सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर उस तरफ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन में उनकी तरफ जीरो सिंपैथी है। जीरो सिंपैथी, ना उनके दोस्तों का ना उनके दुश्मनों का। बिल्कुल जीरो सिंपैथी है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ, और उनके दोस्त जो देश हैं वो भी खुलकर उनके साथ में खड़े होने से साफ मना कर रहे हैं। अनुपम तिवारी जी, ये जो वॉर है, क्योंकि ये लगातार बरकरार है, 39वां दिन है, हम बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं, ये वॉर कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, क्या लगता है? और इसके नतीजे जो होंगे वो पूरी दुनिया के लिए किस तरीके के होंगे? क्योंकि जो नुकसान हो रहा है ईरान को, वो केवल ईरान को नहीं हो रहा है, वो दरअसल पूरे एशिया को होगा आगे चल के, ये माना जाना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। पाकिस्तान की हालत देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान, जहां पर लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है इस वक्त, क्या लगता है कहाँ जाकर? देखिए अदिति, एक चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि वर्तमान काल में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो 10-20 साल से पहले नहीं खत्म होते हैं, और ये एक नया सिनेरियो, ये एक नई सच्चाई है, इसको हमें मानना पड़ेगा। जिसको हम युद्ध कहते हैं, अमेरिका अफगानिस्तान जाता है 20 साल लड़ता है, अमेरिका वियतनाम जाता है 18 साल लड़ता है, अमेरिका यूक्रेन और रशिया का युद्ध पिछले 4-5 सालों से चल ही रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पर पहुंच गई है कि आप फाइनली जीत या हार का निर्णय नहीं कर सकते हैं। अब आप देशों को अनेक्स नहीं कर सकते हैं, वहां गए और अपना झंडा फहरा दिया, बोले जी हम, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसा नहीं होता है। इवन वेनेजुएला में किडनैप करा गया राष्ट्रपति को, लेकिन अमेरिका कितनी भी बड़बोलापन कर ले, लेकिन वहां जाके चुनाव डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ सकते कि अब वेनेजुएला का मैं राजा हो जाऊंगा। अनुपम तिवारी जी, बीते कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं वेनेजुएला जाऊंगा और वहां पर इलेक्शन लड़ूंगा प्रेसिडेंट का ईरान से युद्ध जीतने के बाद।
अमेरिका से आते आदित्य मैं याद दिला दूं, इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ईरान के बारे में कहा था कि ईरान ने मुझसे कहा कि आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उसको आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। उसके सुबह पीछे क्या कहते हैं, शाम को क्या कहेंगे, मकसद क्या है उसके पीछे मकसद क्या है वो समझना चाहिए, और मकसद बहुत बुरा है। और ये बात मैं सहमत हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बेवकूफ भी नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि बहुत खांटी बिजनेसमैन है, तो उसके पीछे इनका एक बिजनेस आइडिया जरूर है। आप देखें, हम लोग तेल की खेल की बात करते हैं, तेल का व्यापार और हथियारों का व्यापार। इस युद्ध के बाद अमेरिका चाहेगा इसको पूरा भुनाए। तेल वेनेजुएला से ले चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट में अदर देन ईरान सब उनके कब्जे में है, ईरान को भी ले लेना चाहेंगे। तो एक तरह से मोनोपोली बनाएंगे तेल के व्यापार के ऊपर, और यही उनकी मंशा है। बिल्कुल सही। और ये भी आप मान लीजिए, हॉर्मूज के ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट किया ईरान ने, ये जानते हुए ही किया कि अमेरिका की मंशा ये है, और इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं कि हम अमेरिका पे डायरेक्ट प्रहार न करके बाकी देशों पर प्रहार करेंगे, तो वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब बाकी किसी देश के अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आंखों में आके डाले, कह सके कि साहब आप गलत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता किसी के पास हिम्मत है। वो भी क्यों नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ करके अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि वो कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं। ये हूती, हिजबुल्ला, हमास, इनको क्या कमतर मानना चाहिए? एक साथ अब ये आ चुके हैं इस पूरी लड़ाई में। कभी नहीं मान सकते आप इनको, कमतर तो बिल्कुल नहीं मान सकते। जिस हिजबुल्ला को माना जा रहा था कि वो खत्म हो चुका है, जिसको इजराइल ने बार-बार कहा था कि हिजबुल्ला खत्म हो चुका है, सबको हमने पेजर बॉम्ब से उड़ा दिया है, आज वो हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इजराइल में और सदर्न लेबनान के उस इलाके में जहां इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल के मरकावा टैंक की कब्रगाह बना रखी है। आप सोचिए, जो ऑपरेशन खत्म घोषित किया जा चुका था, वो आज इजरायली टैंकों को कब्र में बदल रहा है। हूतीज ने कह दिया है, हूती ने कह दिया है कि अगर कुछ हमले और बढ़ते हैं तो वो हॉर्मूज की तरह बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। अब आप इसका मतलब समझते हैं कि हॉर्मूज और बाब अल मंदेब अगर दोनों बंद हो जाए एक साथ, तो पूरी एशिया की जो एनर्जी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। आप समझ लीजिए, सब कुछ बंद हो जाएगा, सप्लाई चेन नष्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ईरान ने खड़ा ही इसी दिन के लिए किया था, और वो अपना काम कर रहे हैं। हमास यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो चुका है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि हमास की गतिविधियां केवल गजा तक थी और वो गजा में एलिमिनेट किए जा चुके हैं। लेकिन हूती और हिजबुल्ला एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं, और अगर ईरान यहाँ पे इस युद्ध में कुछ बेहतर करता है, तो आप ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ईरान के प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं, वो अपना आकार और बढ़ाएंगे। मनमोहन अग्रवाल जी, इस पूरी जंग का भारत पर प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही अभी कम पड़ रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता हुआ भी देखा जाएगा। क्या कुछ भारत सरकार के पास इस वक्त आप मानते हैं कि ऑप्शंस खुले हुए हैं? किस तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ाना जरूरी हो चुका है? देखिए, आत्मनिर्भरता तो पहले से ही सोचना चाहिए था, क्योंकि 10 साल में हम लोगों ने जो तेल है वो राजस्थान में, शायद मैं अभी कल पढ़ रहा था कि राजस्थान में कहीं से तेल निकला, और प्रोडक्शन भी पिछले साल के मुकाबले वहाँ ज़्यादा हुआ कच्चे तेल का। मगर जो आप देखिए, इस युद्ध का सबसे बड़ा असर क्या आया, जो अभी पहले बात हो रही थी कि जब हम फंसते हैं, अब क्या हुआ, गैस की किल्लत उठी, तेल की किल्लत उठी, लंबी लंबी लाइनें लग गई, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल हो गया, आखिर सरकार को आना पड़ा, एक्साइज ड्यूटी घटाना पड़ा, उसका उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिला, मगर कंपनियों को लाभ देकर के घटाया गया। मगर आप ये देखिए, जिस तरह से महंगाई पर इम्पैक्ट आ गया है, आएगा नहीं, आ गया है, ये अभी और बढ़ेगा। अब हमारा देश में क्या हो रहा है, इस समय चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री चुनाव फंसे हुए हैं। गैस की किल्लत से कोई लेना देना किसी को नहीं है। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था 2 दिन पहले का है, कहीं पश्चिम बंगाल का है या आसाम का है, शायद प्रधानमंत्री जी का रोड शो चल रहा था, उसमें पब्लिक पूछ रही थी कि अंकल सिलेंडर कब आएगा। तो अब इस तरह की बातें उठने लगी है, जो बात ये हल्की लग सकती है कि हम लोग की जो गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें बात हल्की लग सकती है, मगर जो आपका सवाल है, भारत अभी और गंभीर संकट में फंसने जा रहा है। पाकिस्तान में जो स्थिति हो गई, आज 400-500 रुपए लिए, अब पब्लिक जब वहां पर विरोध पे उतर आई, तब आपको गुजरात का था जो आप बता जो रहे हैं, गुजरात का हो या जहां का भी होगा, मतलब किसी राज्य का वीडियो है जहां पर वो जा रहे थे, तो वहां स्थिति, और गुजरात का तो और भी गंभीर है। ये तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जी का अपना गृह राज्य है, वहां पर तो और दिक्कत वाली बात है। खैर, वो एक अलग विषय है, मगर जो इस युद्ध का इम्पैक्ट है वो निश्चित तौर से
हमारे देश भारत में बढ़ रहा है, पढ़ना शुरू हो गया, गैस के दाम बढ़ गए हैं, कमर्शियल गैस के बढ़ गए हैं। अभी आप देखिए जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आप देखिएगा कि घरेलू गैस बढ़ जाएगा, और जैसे ही गैस बढ़ता है दाम बढ़ेगा, वैसे सारी महंगाई बढ़ जाएगी। गांव में गैस नहीं मिल रही, चूल्हा करने की योजना बनाई गई थी, सिलेंडर्स बांटे गए थे सब्सिडी के साथ, आज फिर से उसी परंपरा पर लौट रहे हैं। चूल्हा हर घर में जलना शुरू हो गया है क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। अदिति जी, यही मैं कह रहा था कि जो बात अभी आ रही थी कि वेपन्स और मेडिसिन दो चीजें हैं। आज आप देखिए कोई भी दवा जो आप खरीद रहे हैं, लगातार दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार कहती है कि रसायन मंत्री कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, इनको इम्पोर्ट ड्यूटी कर दिया, मगर अब जब भी नया बैच आता है 10% 20% दाम बढ़ जाते हैं। इस युद्ध के बाद और दाम बढ़ जाएंगे। तो ये निश्चित तौर से भारत कहीं ना कहीं चूंकि उपभोक्ता देश है, ये निश्चित तौर से इस युद्ध का भारत पे भारी प्रभाव आएगा, मगर वो अभी नहीं दिखेगा। जब 5 मई 10 मई का जो चुनाव की जो 4 मई को जो नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद आपको देखिएगा निश्चित तौर से हो सकता है फिर हम लोग बैठे डिस्कस करें किसी इशू पर, भट्टाचार्य जी तो बहुत आपको मुस्कुरा दिखाई रहे पड़ेगा। हैं। कमेंट आपका इस पर। मनमोहन जी ने बहुत अच्छी जगह छोड़ा। और देखिए वाकई ये देखिए एक ऐसा स्टेज है इस समय, तो सिर्फ भारत नहीं, इस समय पूरे विश्व पर ये परेशानी तो आन पड़ी है, ये तो मानना पड़ेगा। अब बात क्या है कि देखिए आप हैंडल कैसे करते हैं। क्या आप पाकिस्तान बनना चाहेंगे वैसे हैंडल करेंगे? वो पहले अपने घरेलू दूसरे समस्याओं पर इतना ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित होता है, वो जब तक उनका जो मेन समस्या जो उनको खाने के लिए आता है उनको खा चुका होता है, इसलिए आज उनकी बैंकरप्सी जैसी हाल बन चुकी है। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत एक अच्छे स्पीड से अपना एक डेवलपमेंट एक जारी रखे हुए है। तमाम सरकारें आई गई, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में सब कुछ टकराव होता है, लेकिन उस हिसाब से जैसे पाकिस्तान के हालात रहे या जैसे श्रीलंका के हालात रहे वैसे अभी तक हमारे नहीं बने हैं, और भगवान करे कि ऐसा न बने कभी। लेकिन एक बात जरूर है, मैं मनमोहन जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ। वो बात यह है कि देखिए बात यह कि एक बात अब हम लोग समझना शुरू कर चुके हैं कि अब तो युद्ध कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, और उसका मेन जो कारण जो रहेगा वो तेल के आसपास घूम रहा है ना। इस समय कहानी सारी तेल के आसपास घूम रही, जहां तेल वहां युद्ध। अब बात यहां पे आ रही है कि क्या ये समस्या क्या हम लोगों ने पहले नहीं देखी थी? अगर ईरान इतनी पहले से तैयारी कर रहा था, चाइना ने अपना 2.5 साल के लगभग अपने आप को जो है सुरक्षित रख के बैठे हुए, तो हमारी ये हालत ऐसी क्यों हुई? कहां पे स्ट्रैटेजी में गलती है? देखिए गलतियां जो है होती हैं और उसको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन बशर्ते अब आपको समय मिले। अब बात यह है कि वो सब अब क्या होना था, क्या हो नहीं पाया, उसको लेके हम लोग रोते रहे या आगे का कुछ करें। साहब एक चीज जो है अभी मतलब मैं इसको गलती मानता हूं, वो ये है कि अभी भी पूरी तरीके से विरोध नहीं हो रहा है। आप जो है पूरी दुनिया जो है, जो लोग इससे युद्ध के खिलाफ है, वो कम से कम बोले नेटो चुप बैठा है, नेटो साथ नहीं दे रहा तो चुप बैठा है। नेटो उस तरीके से खुल के विरोध भी नहीं कर रहा है, नेटो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे इसमें खड़ा भी नहीं हो रहा है। बात यहां पे है कि आवाजें नहीं उठ रही हैं। यहां पे आवाज उठाने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले में से कौन थे? पुतिन एक है जिन्होंने आंखों में आंख डाल के जो है बोली कि भैया अगर ये चीज चलाओगे तो मैं अब भी आज भी पुतिन कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर, क्या ये नहीं लगता कि बोलना उस वक्त भी चाहिए था जब वेनेजुला पर कार्रवाई हुई थी? तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात आपने संप्रभुता पे आप जाकर कब्जा कर लीजिए। दम किस, वही बात तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले अनुपम भाई कह रहे थे, यही बात है। हिम्मत तो करिए कम से कम, अरे एक बार बोलते तो कम से कम आप जाके अपना बात रजिस्टर करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग कहीं ना कहीं सबसे दब क्यों रहे हैं? बात ये होती है कि अमेरिका आपसे कहता है अच्छा ठीक है जाओ 2 जहाज ले जाओ, अच्छा चलो कुछ दिन के लिए जाओ तुम जाके रशिया से खरीद लो। ये कौन सी बातें हो रही हैं? भाई अमेरिका तय कर रहा है, भारत क्या करेगा? अब सिस्टम ये है कि आपको अब समझना पड़ेगा कि जितना ही कुछ हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि देखिए पड़ोस का जो रिश्ता है, आपको इस समय पड़ोस का रिश्ता अहम होने जा रहा है। और एक इसमें से कहते हैं ना कि हर जगह पे आप अपना एक अवसर, आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का मिल ही जाता है। तो इस युद्ध में भी आपके लिए एक अच्छा एक अवसर ये मिल रहा है कि कम से कम अब अगर पाकिस्तान समझे, अब अगर उसकी अकल खुले तो समझ में आएगा अब तो भैया पड़ोसी का भी थोड़ा सा धर्म अदा कर लो, साथ में आ जाओ। क्योंकि ये अगर हम एशियन कंट्रीज बार बार कह रहे हैं, इस समय एशियन कंट्रीज को अपना एक समूह अलग बनाना पड़ेगा। ये सार्क वार का भूल जाइए, अब आपको स्ट्रेटेजिकली वैसे ही तर्ज पर आपको एक समूह बनाना पड़ेगा जैसे नेटो है, नेटो के तर्ज पर बनाना पड़ेगा। तब जाके आप इस पर से कहीं ना कहीं आगे आने वाले ऐसे युद्ध से बाहर निकलने के समस्याओं का जो है समाधान निकाल पाएंगे। क्योंकि कहीं ये युद्ध और थोड़ा सा लंबा खींचता है और कहीं गलती से जिस बात को हम सब आज चर्चा करने से डरते हैं, वो लाल बटन दबा
हालांकि ऐसा कोई लाल बटन होता नहीं है, इट गोज थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। वो पिक्चर नहीं है, हॉलीवुड का फिल्म नहीं है कि वो अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट ने अंगूठा लगाया और चल गया, वो ऐसा नहीं होता है। और एक चीज देखना वाला है, अब वॉरफेयर की बात देखिए। अब धीमे धीमे ये जो हम लोग आ गए, अभी आपका खैबर शेकन का भी अभी रिपोर्ट आपने अभी इधर से चला रखा था। खैबर शेकन अभी छोड़ दीजिए, एक इनके पास इससे भी बड़ा, ये 1450 किलोमीटर के मार वाला है, जो कि 10,000 किलोमीटर वाला भी इनके पास। और जी हाँ, अभी इसके ऊपर इनके पास पड़ा हुआ है, वो है कुछ ऐसे खैबर-उत्तम ने ऐसा कुछ नाम है जिसको 10,000 किलोमीटर तक, जो कि पहला 2,000 किलोमीटर फिर 10,000 किलोमीटर तक। तो अगर ये सारी चीजें में अमेरिका तक आ जाएगा। अब बात ये है, लेकिन हाँ उसकी तादाद बहुत नहीं होगी। अमेरिका के पास ऐसे कई मिसाइल्स हैं जिसके तादाद बहुत ज्यादा है, तादाद की बात है। लेकिन साहब एक 2000 किलो का जो है, सॉरी, अगर आज 2000 टन का एक बम कहीं पे गिरता है तो आप उसके बाद ये समझ लीजिए कि वहां की जो है एक पूरा क्षेत्र नहीं, एक पूरे आधे की आप मतलब देश प्रभावित हो जाता है इकोनॉमिकली और हर तरीके से। तो इसको ना सोचे ईरान में गिरेगा हमारा क्या होगा, जी नहीं, चिंता करना सोचना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा ईरान खत्म हो गया तो चलो भैया वो जो है हॉर्मुज जो है अब अमेरिका ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अगर ईरान के ऊपर वो इजराइल नहीं होने देगा रात है तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकती है। फिर हॉर्मुज क्या इजराइल अमेरिका को क्या गिफ्ट में दे देगा कि ठीक है आज से हमने मान लिया हॉर्मुज का कंट्रोल तुम्हारे पास? ये क्या इजराइल मान लेगा अगर हम ईरान को खत्म मान भी लेते? बिल्कुल। देखिए अदिति जी, एक बात और मैं कहूंगा बीच में रोक करके आपको, कि जो बात जो मंगल और भारी वाली बात आ रही है कि अल्टीमेटम है, आज की रात है और ये है, इसको कत्ल की रात जैसे कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है, मरता क्या ना करता। आप क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका कुछ करेगा तो ईरान कुछ नहीं करेगा? ईरान ने भी धमकी दिया है कि जो खाड़ी देश हैं, तमाम खाड़ी देश हैं जिनका पानी जल शुद्धिकरण की व्यवस्था सीधे सीधे ईरान के उससे है, यदि वो खत्म कर दो खाड़ी देश क्या करें? तो खाड़ी देश भी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से करो। हो चुका है, अटैक शुरू हो गया है, लेकिन अभी वही हाल है कि शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं और ईरान को झुका लूं जो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अनुपम तिवारी जी, फाइनल कमेंट जल्दी से आपका। देखिए आज की लड़ाई जो चल रही है उसमें ईरान की जो वार है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ईरान ने साफ साफ कहा अगर उसके ऊपर कोई बड़ा हमला होता है तो वो अटैक करेगा उन जगहों पर जो विश्व के बहुत बड़े डाटा सेंटर्स हैं, जो विश्व की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, वो सारे जो धार्मिक क्षेत्र हैं जो कि एक बड़ी आबादी को एक आध्यात्मिक सुकून देते हैं, जैसे जेरूसलम हो गया, तो इन सब जगहों पर वो बड़े अटैक करेगा और इस तरह का अटैक करेगा जिससे वहां पर सब तबाह हो जाएगा। तो ये लड़ाई सिर्फ अब ईरान तक सीमित नहीं है, ये मिडिल ईस्ट को जला रही है और ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि मैं अगर जाऊंगा तो पूरा मिडिल ईस्ट मेरे साथ डूबेगा। और ये चीज मानवता के लिए और इस क्षेत्र के लिए, पूरे एशिया के लिए बहुत खतरनाक होने जा रही है। बिल्कुल, लड़ाई भले ही 2 मुल्कों की है, 3 मुल्कों की है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, इसका असर जो है वो पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक, बेहद घातक होने वाला है। इसलिए इस वक्त की ये महती आवश्यकता है कि कंट्रीज को एकजुट होकर इसका विरोध करना ही पड़ेगा ताकि ये जो कयामत की रात है ये टल जाए और विश्व में शांति जो है, पीस जो है वो बरकरार रहे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अल्टीमेटम ट्रंप ने जो दिया था उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है खत्म होने का। अब से कुछ ही घंटे जो हैं शेष हैं। भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे ट्रंप के दिए हुए वक्त के मुताबिक ईरान को तबाह करने की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। एक के बाद एक पोस्ट करके ट्रंप ने चेताया है कि ईरान में की जो सभ्यता है, एक बड़ी सभ्यता, उसका विनाश होने वाला है आज की रात। देखना अहम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे में इस बार कितना दम है और क्या वक्त रहते कंट्रीज इसका विरोध करेंगी और डोनाल्ड ट्रंप को ये गुनाह करने से रोक पाएंगी।